नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। और दोस्तों, सेमेस्टर्स वाला की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर एग्जाम में, सेमेस्टर्स एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, हम कॉन्करेंट फोर्सेस के अलावा और भी बहुत सारे फोर्स सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैरेलल फोर्स सिस्टम्स का रिजल्टेंट निकालना देखा था। अभी हम कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना देख रहे हैं। इसके बाद नॉन पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट की भी बारी आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो सर कोलिनियर का तो बताया ही नहीं, बेटा कोलिनियर फोर्सेस एक ही लाइन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए बस आपको उनको आपस में जोड़ना घटाना है, तो इसमें कुछ सीखने की जरूरत होती नहीं है। पैरेलल फोर्स सिस्टम में हमें डिस्टेंस निकालना होता है रिजल्टेंट का, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। रिजल्टेंट का मतलब सर, रिजल्टेंट का मतलब क्या है? देखो, फोर्स सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं ना। जैसे अगर मैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करूं तो यहां बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इन सारे फोर्सेस को अगर मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम, राइट। इन सबका एक सिंगल फोर्स होगा, इन सबको ऐड करके एक सिंगल फोर्स। लेकिन ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो देखिए, जब हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करते हैं ना, तो यहां रिजल्टेंट निकालने के ऊपर दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक जिनमें सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, दो ही कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे दो ही कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम मतलब इस तरीके का, अगर एक रेक्टेंगल है तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। जहां अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है? मान लीजिए किसी पॉइंट पे दो कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ओके। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स की तरह मान ले, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स ऐसा लग रहा है। इसको मैं बोल देता हूं F1, इसको मैं बोल देता हूं F2। इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। ये दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। इनको मैं पैरेललोग्राम की दो साइड की तरह कंसीडर करता हूं। अब मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हो गया भैया मेरा पैरेललोग्राम, है ना। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। ओके, तो अगर हम दो कॉन्करेंट फोर्सेस को पैरेललोग्राम की दो साइड्स की तरह कंसीडर करें तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। अगर आप इस सेम चीज को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो आपको सिर्फ इस लाइन को मेजर करना होता है और इसका एंगल मेजर करना होता है। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है, उसका डायरेक्शन भी मिल जाता है। बट यहां हमारे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो यहां हमें इसका रिजल्टेंट कैसे निकालना है? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। कैसे डिराइव करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं ऐसी दो लाइंस खींच देता हूं, ठीक है। अगर ये F2 है तो ये भी तो F2 ही होगा क्योंकि उसके पैरेलल है ना। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स। व्हाट इज दिस? दिस इज F2 cos थीटा एंड दिस इज F2 sin थीटा, राइट। क्योंकि एंगल बना रहा है F2 के साथ, तो ये F2 cos कंपोनेंट हो गया और ये दूसरा वाला sin कंपोनेंट हो गया।
अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को। क्या इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। R is the hypotenuse of this triangle. So I can write R square is equal to F1 plus F2 cos theta का whole square plus F2 sin theta का whole square। इसको एक्सपांड कर देता हूं तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos theta and this one will become F2 square sin square theta। F2 square sin square theta, F2 square cos square theta। अगर मैं F2 square को कॉमन लूं तो मुझे मिलेगा sin square theta plus cos square theta which will be equal to 1। तो यहां से R का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta where theta is the angle between F1 and F2। लेकिन यहां से मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यानी कि ये F1 से या F2 से कितना एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं ये F1 से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा का फॉर्मूला भी आप इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हो। tan alpha will be equal to this divided by this, so alpha will be tan inverse of F2 sin theta divided by F1 plus F2 cos theta। yes, and this is the angle between resultant and F1। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला कई लोग रट लेते हैं बट यही नहीं याद रहता कि ये रिजल्टेंट का किस फोर्स के साथ एंगल है। तो ये रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल है, तो रिजल्टेंट का F1 के साथ एंगल कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अब देखिए दो फोर्सेस के सवाल ना कम ही आते हैं क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है ना। तो आपको यूजुअली कॉन्करेंट फोर्सेस में मल्टीपल फोर्सेस के क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। दो फोर्सेस के क्वेश्चंस में तो अपने को सिंपल बस ये फॉर्मूले लगाने हैं, बट मल्टीपल फोर्सेस के केस में क्या करेंगे? तो मल्टीपल फोर्सेस के क्वेश्चंस बनाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ। अब इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बना पाओगे, लेकिन थ्योरी के लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में थ्योरी में पूछ दे व्हाट इज पॉलीगन लॉ, एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ क्या है? ये एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ पेपर पे यूज किया जाने वाला मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अगर मैं किसी पॉइंट पे लगने वाले कॉन्करेंट फोर्सेस को पॉलीगन की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो जो क्लोजिंग साइड होगी दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी पॉइंट पे ऐसे 3-4 कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे 3-4 कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं, इनको कुछ नाम दे देते हैं। लेट मी कॉल इट F1, F2, F3, F4। अगर मैं इन फोर्सेस को पॉलीगन की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो जो क्लोजिंग साइड बनेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट। अब मैं जब पॉलीगन की साइड्स ड्रॉ करूंगा तो मैं कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकता हूं। F1 के बाद F2, F2 के बाद F3, F3 के बाद F4, या मैं पहले F1 ड्रॉ कर लूं फिर F3 फिर F2 फिर कोई भी सीक्वेंस आप यूज कर सकते हो। आपका डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। तो यू कैन ड्रॉ दीज पॉलीगन इन एनी सीक्वेंस यू वांट। ओके, चलिए अभी हम लोग ना 1 2 3 4 वाला सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये पकड़ लिया मैंने F1, इसके बाद इस पे लगा दिया मैंने F2। देखो पॉलीगन की साइड्स के थ्रू मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा आ गया F3, इसके बाद ये चौथा आ गया F4। अब देखिए ये पॉलीगन क्लोज हो रहा है क्या? नहीं क्लोज हो रहा है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, वो जो लाइन होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट।
लेकिन अभी मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा था ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो क्लोजिंग साइड के लिए आपको उल्टा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो उल्टा रिजल्टेंट मैंने खींचा, दिस लाइन इज द रिजल्टेंट। अब ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको बस ये डिस्टेंस मेजर करना होता है और ये एंगल मेजर करना होता है, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाती है। लेकिन आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा नहीं ड्रॉ करने के लिए, तो आपको ये वाला मेथड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करना है। बट हाँ, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है पॉलीगन लॉ क्या है, तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, अगर किसी पॉइंट पे बहुत सारे कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहे हैं और उनको हम पॉलीगन की साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, देन द क्लोजिंग साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अभी मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा था ना, दिस, तो क्लोजिंग साइड इन अपोजिट डायरेक्शन will give you the resultant in magnitude as well as in direction। अपने आप क्लोज हो गया तो सर, अगर मैं ये चारों बनाया और अपने आप क्लोज हो गया, मतलब रिजल्टेंट इज 0, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। लेकिन सर एनालिटिकल मेथड, यानी कि अगर मुझे पेन पेपर पे सॉल्व करना है, ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए समझाता हूं मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। लेट्स से दिस इज F1, F2, F3। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे फोर्सेस का एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे, इनको हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे ना, उसको मैं ओरिजिन बोल दूंगा। ये हो गया मेरा प्लस एक्स, ये हो गया मेरा माइनस एक्स, ये हो गया मेरा प्लस वाई, ये हो गया मेरा माइनस। अब मुझे क्या करना है, इन चारों फोर्सेस के एक्स वाई कंपोनेंट ले लेने हैं। उसके लिए आपको एंगल दिया रहेगा, तो आप ये मत सोचना कि सर एंगल कहां से आएगा। एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है, या तो हॉरिजॉन्टल से या तो वर्टिकल से, एंगल आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन फोर्सेस का एक्स वाई प्रोजेक्शन या एक्स वाई कंपोनेंट लेंगे। तो अगर मैं F1 को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे ऐसे दो कंपोनेंट मिलेंगे, F1 cos θ1, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है एंगल बना रहा है तो कॉस कंपोनेंट होगा, दिस वन विल बी द साइन कंपोनेंट। अगर मुझे वर्टिकल से एंगल दिया होता तो ये कॉस कंपोनेंट होता, ये साइन कंपोनेंट होता। अभी मैं एग्जांपल के लिए हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहा हूं ना। F2 को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा F2 cos θ2, ये हो जाएगा F2 sin θ2। F3 को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा F3 cos θ3, F3 θ3। F4 को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा F4 cos θ4, F4। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरे पास सारे फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए क्या, आ गए ना। पहले प्रॉब्लम क्या थी, पहले सारे फोर्सेस जो है अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे थे, लेकिन अब सारे फोर्सेस एक्स में है और वाई में। कुछ पॉजिटिव एक्स में है, कुछ नेगेटिव एक्स में, कुछ पॉजिटिव वाई में है, कुछ नेगेटिव वाई में। लेकिन अब सारे फोर्सेस दो ही डायरेक्शन में, या तो एक्स में या तो वाई में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब मैं इनको पॉजिटिव एक्स बोल दे रहा हूं और इसको नेगेटिव एक्स बोल दे रहा हूं, तो ये दोनों पॉजिटिव फोर्स होंगे, ये नेगेटिव फोर्स होंगे। तो ये हो जाएगा F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2
माइनस F3 cos थीटा 3 प्लस F4 cos थीटा 4। ठीक है, वैसे ही मैं नेट फोर्स इन y डायरेक्शन भी निकाल सकता हूं। देखिए ये दोनों पॉजिटिव y में है, ये दोनों नेगेटिव y में है, तो ये हो जाएगा F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 माइनस F3 साइन थीटा 3 माइनस F4 साइन थीटा 4। तो आई हैव नेट फोर्स इन x डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन y डायरेक्शन। मैंने x के सारे फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, y के सारे फोर्सेस को ऐड सब्ट्रैक्ट। अब आपको जोड़ने के बाद अगर पॉजिटिव साइन मिल रहा है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है नेट फोर्स, नेगेटिव साइन मिल रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है नेट फोर्स। अभी हमारे पास वैल्यूज तो है नहीं, तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कि मेरा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो है वो भी पॉजिटिव है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास दो ही फोर्स बच गए ना, पहले मेरे पास सेवरल फोर्सेस थे, अब मेरे पास दो ही फोर्सेस हैं, एक एक्स में लग रहा है एक वाई में लग रहा है। तो इन दोनों का मैं रिजल्टेंट डायरेक्टली निकाल लूंगा क्या, पैरेललोग्राम लॉ से। दिस विल बी द रिजल्टेंट आर, और उसका मैं एंगल भी निकाल सकता हूं अल्फा। आर कैसे मिलेगा भैया, आप यहां इन दोनों का रिजल्टेंट लगाओ, पाइथागोरस से निकाल लोगे डायरेक्टली। आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ये मत सोचना कि सर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा वाला कहां टर्म गया, बेटा कॉस थीटा यहां 0 हो जाएगा ना, कॉस 90, दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 है तो कॉस 90 तो 0 होगा, तो रिजल्टेंट विल बी दिस, और उस रिजल्टेंट का एंगल भी मिल जाएगा आपको tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई बाय समेशन ऑफ। So this is how you can find out the resultant, है ना। तो आपको अगर मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से सवाल बनाना है तो सबसे पहले आप सारे फोर्सेस को x और y कंपोनेंट में तोड़ लीजिए इस तरीके से। उसके बाद आप सारे x फोर्सेस को जोड़ घटा के नेट फोर्स इन x डायरेक्शन निकाल लीजिए, सारे y फोर्सेस को जोड़ घटा के नेट फोर्स इन y डायरेक्शन निकाल लीजिए। उसके बाद आप उन दोनों का डायरेक्ट रिजल्टेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, अब इसके ऊपर सेमेस्टर में किस तरीके के सवाल आते हैं, तो ये AKTU का सवाल है। ओके, AKTU में आया था शायद 2022-23 का सवाल है AKTU का। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। कितने फोर्सेस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस दिए हुए हैं, और यहां एक फोर्स तो y डायरेक्शन में दे दिया है। ठीक है, बाकी फोर्सेस कुछ एंगल पे दिए हैं, एंगल हॉरिजॉन्टल से ही दे दिया है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, फोर्सेस को x और y कंपोनेंट में तोड़ लेना है। तो मेरे भाई देखो ये तो खुद ही y डायरेक्शन में लग रहा है, इसका कोई x कंपोनेंट तो होगा नहीं। 20 न्यूटन को तोड़ेंगे तो x कंपोनेंट क्या मिलेगा, 20 cos 30, y कंपोनेंट क्या मिलेगा, 20 sin 30। 30 न्यूटन को ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में तो ये हो जाएगा 30 cos 45, ये हो जाएगा 30 sin 45। 35 न्यूटन ये हो जाएगा 35 cos 40, ये हो जाएगा 35। अब मेरे पास x डायरेक्शन में 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन निकाल लेते हैं भैया। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन ले लेता हूं, ये नेगेटिव x, तो ये हो जाएगा 20 cos 30 माइनस 30 cos 45, माइनस 35
cos 40 है ना। तो यहां से मुझे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन मिल जाएगा 20 cos 30 माइनस 30 cos 45 माइनस 35 cos 40, ये मुझे मिल रहा है -30.70 न्यूटन। अब देखिए यहां मुझे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन नेगेटिव मिल रहा है, मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आ रहा होगा। ओके, y डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो y डायरेक्शन में टोटल 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 20 sin 30, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेता हूं, प्लस 25 तो y में ही लग रहा था, 30 sin 45 माइनस 35 sin 40, ये वाला नेगेटिव y में लग रहा है अकेला। तो यहां नेट फोर्स इन y डायरेक्शन मिल जाएगा मेरे को 20 sin 30 प्लस 25 प्लस 30 sin 45 माइनस 35 sin 40, 33.7156, राउंड ऑफ कर लेता हूं 33.72 न्यूटन। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास दो फोर्सेस आ चुके हैं, एक नेगेटिव x डायरेक्शन में है 30.70 और एक पॉजिटिव y डायरेक्शन में 33.72। 30.70 33.72, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कुछ ऐसा मिले, लाइक दिस, जो कि x एक्सिस से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 30.70 स्क्वायर प्लस 33.72 स्क्वायर। तो ये होगा 30.70 का स्क्वायर प्लस 33.72 का स्क्वायर, यानी कि 45.60 न्यूटन। सो दिस इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 33.72 डिवाइडेड बाय 30.70। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल भी मिल जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 33.72 डिवाइडेड बाय 30.70, एंड द आंसर इज 47.68 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से 47.68 डिग्री पे लग रहा है। So this is how you can find out the resultant of multiple concurrent force. दो ही concurrent forces होते तो सीधे फॉर्मूला लगा के आ जाता, मल्टीपल फोर्सेस थे तो पहले हमने फोर्सेस को ब्रेक कर लिया एक्स वाई कॉम्पोनेंट में, फिर नेट फोर्स इन एक्स, नेट फोर्स इन वाई, एंड देन सिंपल रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। एक और सवाल बनाते हैं, ये अगला सवाल जो है ये JNTU का है। इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर हैज अ रिजल्टेंट ऑफ 200 न्यूटन टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तीन फोर्सेस दिए हुए फोर्स सिस्टम पे, P 240 न्यूटन, 500 न्यूटन, और इनका रिजल्टेंट जो है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है 200 न्यूटन। आपको बताना है कि P और थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके पहले वाले सवाल में सारे फोर्सेस और उनका डायरेक्शन दिया हुआ था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे दिया है और एक फोर्स और उसका डायरेक्शन अननोन है, यानी यहां P और उसका डायरेक्शन थीटा अननोन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां सबसे पहले तो आप सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो वापस से। ये हो जाएगा आपका P cos थीटा, ये हो जाएगा आपका P sin थीटा, ये हो जाएगा 240 cos 30, ये हो जाएगा 240 sin 30। 500 न्यूटन तो ऑलरेडी वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है।
अब देखिए आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है y डायरेक्शन, ओके, दिस इज द रिजल्टेंट विच इज एक्टिंग इन y डायरेक्शन। अगर रिजल्टेंट y डायरेक्शन में लग रहा है यानी रिजल्टेंट का कोई x कंपोनेंट नहीं है, राइट? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी 0? भाई रिजल्टेंट का अगर कोई x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा तो रिजल्टेंट कुछ एंगल पे आएगा। अगर रिजल्टेंट का x कंपोनेंट 0 हो तभी तो रिजल्टेंट y डायरेक्शन में आएगा। तो यहां अगर रिजल्टेंट y डायरेक्शन में लग रहा है मतलब कि नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 है, राइट? तो भैया समेशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी 0। तो कितना होगा ये? p cos थीटा प्लस 240 cos 30 माइनस 500 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे p cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 500 माइनस 240 cos 30, यह आ रहा है 292.15 न्यूटन, ठीक है? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। अब आपके पास दो अननोन है p और थीटा, तो एक और इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? नेट फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 200 न्यूटन। भाई देखो रिजल्टेंट का सिर्फ y कंपोनेंट ही है, तो y डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स है वो 200 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन मस्ट बी 200 न्यूटन। तो यहां से नेट फोर्स इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? देखो p साइन थीटा, ये पॉजिटिव y में है, माइनस 240 साइन मस्ट बी इक्वल टू 200। तो यहां से p साइन थीटा कितना हो जाएगा? 200 प्लस 120 320 ना, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये 120 हो जाएगा। 200 प्लस 120 320। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमारे पास p साइन थीटा है, हमारे पास p कॉस थीटा है, दोनों से p निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दो। p साइन थीटा का स्क्वायर प्लस p कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 320 स्क्वायर प्लस 292.15 का स्क्वायर। अब यहां से मैं p स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 320 स्क्वायर प्लस 292.15 स्क्वायर इज 187551.62 न्यूटन। तो यहां से p निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो इसका रूट ले लो तो ये हो जाएगा 433.30 न्यूटन। तो भैया p का मैग्नीट्यूड आ चुका है 433.30 न्यूटन, बट थीटा का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है। तो यहां से निकालते हैं ना, p साइन थीटा इक्वल टू 320 ना। तो साइन थीटा विल बी 320 बाय p 433.30। थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ 320 बाय 433.30। तो साइन इनवर्स ऑफ 320 बाय 433.30 एंड इट इज 47.60 डिग्रीज। चाहे तो आप सेकंड ये वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, यहां से भी वही आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 292.15 डिवाइडेड बाय 433.30 47.60 डिग्री, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 433.3 एंड थीटा की वैल्यू आ गई 47.60 डिग्री, ओके।
So this is how you can solve problems of concurrent forces. Thank you so much for watching. अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।